नमस्कार, मैं अभिनव त्रिपाठी और आप मुझे देखना शुरू कर चुके हैं मेरे अपने YouTube चैनल अभिनव त्रिपाठी पर। वैसे तो मैं एक शिक्षक हूं और शिक्षा पर बात करता हूं, सब्जेक्ट पर बात करता हूं, कंटेंट पर बात करता हूं, लेकिन आज ये वीडियो भारत के एक बहुत ही जाने माने पत्रकार की एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना वीडियो के बदले में बनाया जा रहा है। ये वीडियो बदले में भले बनाया जा रहा है, लेकिन बदले की भावना से नहीं बनाया जा रहा है। ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है ताकि वो पेरेंट्स, वो स्टूडेंट्स जो घर बैठकर कोरोना जैसे महामारी के दौरान भी अपने घर पर बैठने में शिक्षा लेने में समर्थ हो पा रहे हैं, तो वो किन लोगों की वजह से ले पा रहे हैं, उन तक सही बात पहुंच सके। सही लोग जो सच्ची मनसा के साथ अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, उनके बारे में उन्हें पता चल सके। ये वीडियो गैर जिम्मेदाराना इसलिए भी है क्योंकि कोरोना की इस महामारी में और जब रोजगार की भयानक भयावह कमी हो पूरे देश के अंदर, तब जब एक बड़े पत्रकार को बड़े चैनल के बैनर के नीचे बैठकर अच्छी और बड़ी बातें करनी चाहिए, तब उन्होंने किस प्रकार की बातें की, आइए पहले उनका वीडियो देखते हैं, फिर डिसाइड करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र की सबसे बड़ी ऑनलाइन कंपनी बायजूस और आकाश एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बीच हुई एक बहुत बड़ी डील। ये डील हो चुकी है, अखबारों में इसके बारे में छपा। कई बार हम अखबारों में खबरें तो पढ़ते हैं, हमने भी इस खबर को अखबार में पढ़ा, लेकिन आज का हमारे विश्लेषण का आधार ये खबर नहीं है। इस खबर से हमें एक आइडिया आया जब हमने इस खबर को पढ़ा। और ये जो डील हुई है, इस डील के तहत बायजूस ने आकाश इंस्टीट्यूट को $1 अरब यानी लगभग 7,500 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। और ये कीमत ई कॉमर्स कंपनी नायका और लेंसकार्ट जैसी कंपनियों की कुल नेटवर्थ से भी कहीं ज्यादा है, यानी एक बहुत बड़ी डील है। और हमने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया था कि एक कोचिंग सेंटर चलाने वाली कंपनी, जैसे ही जिस कंपनी के बारे में बात हो रही है, उसकी कीमत 7,500 करोड़ रुपए भी हो सकती है। इतनी कीमत। और हम तो बस यही सोचते थे कि यहाँ पर कोचिंग सेंटर्स हैं और यहाँ पर ट्यूशन दिया जाता है, कोचिंग क्लासेस दी जाती हैं। लेकिन ये खबर पढ़ने के बाद लगा कि अब ट्यूशन और कोचिंग क्लासेस एक बहुत बड़ा उद्योग बन चुका है। अब आप खुद सोचिए कि जिस देश में 15 लाख सरकारी और प्राइवेट स्कूल हैं, 1,000 यूनिवर्सिटीज हैं और 33,000 से ज्यादा प्ले स्कूल्स हैं, वहां प्राइवेट कोचिंग देने वाली एक कंपनी इतनी बड़ी हो गई कि उसने कई दूसरी बड़ी कंपनियों को पीछे छोड़ दिया। और आज इन कंपनियों की कीमत हजारों करोड़ रुपए में। इसलिए आज ये समझना जरूरी है कि जहां भारत में कैसे ट्यूशन का ये उद्योग इतना बड़ा होता चला गया और भारत में शिक्षा वाली संस्कृति कैसे कोचिंग वाली कल्चर में बदल चुकी है। अब बिना ट्यूशन के और बिना कोचिंग के आप अपने सुनहरे भविष्य की कल्पना भी नहीं कर सकते। वर्ष 1947 में जब भारत को आजादी मिली, तब हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था बहुत कमजोर थी। धीरे धीरे इसमें बदलाव हुए, लेकिन 90 के दशक तक शिक्षा का एक ही केंद्र होता था और वो था स्कूल। हम स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहते थे। हर जगह यही लिखा होता था, किताबों में भी यही पढ़ाया जाता था, फिल्मों में भी यही देखने को मिलता था। उस समय छात्र स्कूल से घर लौटने के बाद अपना होमवर्क पूरा करते थे। घर के जो बड़े बुजुर्ग थे वो बच्चों को घर में ही पढ़ा लिया करते थे और उनका होमवर्क करवा देते थे। और जो बच्चे इसके लिए किसी की मदद लेते थे या किसी से कोचिंग लेते थे, तो समाज में इसे बहुत अच्छा नहीं माना जाता था। उस समय बच्चों को कोचिंग लेना या ट्यूशन बाहर पढ़वाना बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था। ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षकों को भी समाज में वो सम्मान नहीं मिलता था जो आज मिलता है। ना वो पैसा मिलता था, ना वो सम्मान मिलता था। ऐसे लोगों को उस समय शिक्षक नहीं बल्कि कारोबारी कहा जाता था। ऐसे शिक्षकों के बारे में आसपास। तो ये थी वो वीडियो जिसके बारे में आज मुझे अपने YouTube चैनल पर बायोलॉजी और मोटिवेशन के अलावा एक तीसरा कंटेंट देना पड़ा। अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो इस वीडियो का जो कंटेंट है उसमें डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है ट्यूशन वाले धंधे का DNA टेस्ट। मतलब ये हिंदुस्तान के सभी शिक्षकों को धंधे वाला कह रहे हैं। ये सुधीर चौधरी एक बड़े पत्रकार, एक बड़े चैनल पर बैठकर इन्होंने जिस तरीके से इस पूरी भाषा का, जिस तरीके से इन्होंने इस पूरे सिस्टम को शुरू किया, आज अपने इस वीडियो को शुरू किया, इन्होंने शुरुआत होती ही बोला कि आज अपन DNA टेस्ट करेंगे ट्यूशन वाले धंधे का। साहब सुधीर चौधरी जी,
ये वीडियो मैं आपके लिए डायरेक्टली बना रहा हूँ और आपका नाम लेके बना रहा हूँ। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा सर कि हिंदुस्तान में डीएनए टेस्ट करने के लिए आज भी कोरोना से बढ़ रही महामारी के बारे में डीएनए टेस्ट करिए। डीएनए टेस्ट इस बात का करिए कि वैक्सीन आने के बाद भी भारत में कोरोना की लहरें क्यों आ रही हैं। डीएनए टेस्ट इस बात का करिए कि 2 करोड़ रोजगार कहे गए थे देने के लिए, फिर भी रोजगार क्यों नहीं मिले। डीएनए टेस्ट इस बात का करिए कि एसएससी की परीक्षा कई सालों से टलती क्यों आ रही है। डीएनए टेस्ट इस बात का करिए कि इतनी सारी स्टूडेंट्स होने के बाद भी भारत में मेडिकल सीटें बढ़ती क्यों नहीं हैं। डीएनए टेस्ट अगर कर सकते हैं तो इस बात का करिए कि एक बड़े फेमस एक्टर के सुसाइड कर लेने पे आप जैसे लोग और आप जैसे पत्रकार 2-2 महीने 3-3 महीने तक एक ही चैनल पर बैठकर, एक ही हॉल में बैठकर लगातार बकवास क्यों करते रहते हैं। डीएनए टेस्ट करना है तो इस बात का करिए कि एक एक्टर के सुसाइड करने के ऊपर आप लोग जो इतना लंबा चैनल चलाते हैं और एक दूसरे के ऊपर ही आप कटाक्ष पे आ गए हैं, डीएनए टेस्ट इस बात का करिए। इस वीडियो में आपने एक और बात कही है, आपने कहा है सन 1947 में वैसा हुआ करता था। तो सर 1947 में डीडी नेशनल नाम का एक चैनल हुआ करता था, तब आप जैसे न्यूज़ चैनल्स भी नहीं हुआ करते थे। सन 1947 में जो एंकर्स बैठा करते हैं उन्हें जेड सिक्योरिटी भी नहीं मिला करती थी। 1947 छोड़िए साहब, 2000 तक किसी एंकर को जेड सिक्योरिटी नहीं मिला करती थी। आपने कंपैरिजन किया 2 बड़े कोचिंग इंडस्ट्री के लोगों का। मैं कोचिंग इंडस्ट्री में जिन 2 संस्थानों का नाम आपने लिया है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं ना उनसे कभी जुड़ा रहा हुआ हूं, ना कभी फ्यूचर में जुड़ने की कोई उम्मीद भी है, ना मैं उनसे जुड़ना चाहता हूं। वो लोग जिस प्रकार की उनकी एक मॉडल है, उस प्रकार की मॉडल ऑफ टीचिंग से मैं भी उनका विरोध करता हूं। लेकिन मैं उनकी मॉडल ऑफ टीचिंग का विरोध करता हूं, इसका यह मतलब नहीं कि मैं उनके इंटेंशन के खिलाफ हूं। या उस समय में, कोरोना महामारी के उस समय में, जब पूरे हिंदुस्तान के बच्चे अपने घर पे बैठकर अपने एग्जामिनेशन और साल भर की प्रिपरेशन का मोह ताक रहे थे, तब इन्हीं ऑनलाइन कोचिंग इंडस्ट्रीज ने इन बच्चों का सहारा पकड़ा था। तब कहाँ थे साहब आप? तब तो आप सिर्फ एक एक्टर के सुसाइड हो जाने के ऊपर वीडियोस बना रहे थे। तब आपका डीएनए टेस्ट उठा के देख लें तो किस एक्ट्रेस को जेड सिक्योरिटी दी जानी चाहिए, किस नेता ने क्या कहा, किस सीएम ने किस गैर बीजेपी शासित एरियाज में किस प्रकार से धांधलियां हुई, आपने उसके ऊपर वीडियो बनाई। आपने एक वीडियो इस बात पे नहीं बनाई कि बच्चों का जब पेपर टल रहा है, जब बच्चों का पेपर कई सालों से टल रहा है, तो उन बच्चों के ऊपर भी अगर आप एक डीएनए के ऊपर, एक डीएनए आपका ये जो फेमस डीएनए है, इस पे एक डीएनए एनालिसिस कर लेते तो शायद आपके भी जीसी और एटी बॉन्ड्स अच्छे रहते। बायोलॉजिकल टर्म है, थोड़ा रिसर्च करिएगा। एक 5 स्टार कमरे के अंदर बैठकर, एसी कमरे के अंदर बैठकर अगर आपको लगता है कि आप सही एनालिसिस कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। आपने इसी वीडियो में बोला है कि तकरीबन 7 करोड़ बच्चे हिंदुस्तान के अंदर है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि भारत के अंदर 41 के आसपास कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है और उससे 48 करोड़ बच्चे हैं। डीएनए एनालिसिस और डीएनए टेस्ट बोलना बहुत आसान होता है, पेरेंट्स को डायरेक्ट बात करके उनको गुमराह करना ये अलग बात होती है। लेकिन पेरेंट्स को सही इंफॉर्मेशन देकर देश को आगे बढ़ाना, हो सकता है उसमें आपको जेड सिक्योरिटी ना मिले, हो सकता है उस प्रकार की वीडियो बनाने के बाद आपको इतना समर्थन ना मिले, लेकिन उस प्रकार की वीडियो बनाने के बाद बच्चे आपको सर आंखों पर बैठा लेंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए एक और बात बता देना चाहता हूं कि पहले जब अपन सिनेमा हॉल में जाकर पिक्चर देखा करते थे तो 300 रुपए की एक टिकट हुआ करती थी। आज की डेट में जब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पूरे हिंदुस्तान में आए तो 99 रुपए के एक सब्सक्रिप्शन में हम पूरे महीने जितने चाहें उतने वेब शोज और उतने टीवी सीरीजेस देख सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी ने चीज़ों को आसान बनाया। सेम उसी प्रकार से मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब से ये ऑनलाइन कोचिंग वाले आए हैं 2000-3000 रुपए में भी लोग अपनी जान हथेली पर रखकर पढ़ा रहे हैं। और हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, मैं नाम लेके बताना चाहूँगा, मेरे बड़े अच्छे मित्र पटना के खान सर, अभिनय सर, कुछ ऐसे भी फैकल्टीज हिंदुस्तान के अंदर जो प्लेटफॉर्म पे आते हैं, अलक पांडे इलाहाबाद का एक लड़का, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 2-3 हज़ार रुपए में कोचिंग संस्थान चला रहे हैं, 500-500 रुपए में बच्चों को पढ़ा रहे हैं और साल भर पढ़ा रहे हैं। आपका ये जो डीएनए एनालिसिस है, इसमें किसी भी ट्यूशन वाले को धंधे वाला बोलने से पहले आगे से 5 बार सोचिएगा। सर, मेरा आपसे कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन किसी भी इंसान के अंदर के क्रांतिकारी को मत जगाया करिए। आप वो एक्टरों तक रहिए, नेताओं तक रहिए, कुछ लिमिटेड नेताओं तक रहिए, तो वहीं तक ठीक है सर। लेकिन आपने ये जिस प्रकार की भाषा का उपयोग किया है, ये मेरे हिसाब से उपयुक्त नहीं था। आप क्या चाहते हैं साहब, कि भारत के शिक्षक गरीबी में मर जाएं? आपने अभी इसमें कोट किया कि पहले 1947 में कोचिंग इंस्टीट्यूट
होना और जाना और उसमें चले जाना बहुत ही उपरोक्त नहीं माना जाता था। तब टीचर वैसे होते। 1947 में तो साहब हम लोग आज़ाद हुए थे, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सुविधाएं हमारे पास नहीं थी। मेट्रो नहीं थी, है, फास्ट ट्रैक ट्रेन्स नहीं थी, न्यूज़ चैनल भी आप वाले नहीं थे, आप लोगों के पास जेड सिक्योरिटी भी नहीं थी। तो इसका हम क्या मतलब मान लें कि अब नहीं लेनी चाहिए? आपने बोलना चाहिए इस पे कि 1947 में क्योंकि एंकर लोग जेड सिक्योरिटी नहीं लेते थे, पर अब ले रहे हैं, अब लेना चाहिए। मैं आपकी जेड सिक्योरिटी के खिलाफ नहीं हूं साहब, मैं आपकी सिर्फ उस मानसिकता के खिलाफ हूं जहां पर आप एक बड़े चैनल के ऊपर बैठकर बगैर एनालिसिस किए डीएनए एनालिसिस बोल रहे हैं। शायद डीएनए किस प्रकार से बनता है ये आपको नहीं पता होगा, नहीं पता होगा, कोई खराब बात भी नहीं है, वो आपका क्षेत्र नहीं है। कहने का मतलब ये कि जिस क्षेत्र के आप ना हो उस क्षेत्र में घुस के कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। और अगर आप जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र से इतर हटकर बात करना चाह रहे हैं तो जिस क्षेत्र के बारे में बात करना चाह रहे हैं उस क्षेत्र के बारे में उस क्षेत्र के लोगों से पहले पता कर लें। भारत में मैं आपको फिर बता दूं, सिर्फ 7 करोड़ लोग नहीं हैं जो किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन किसी भी वक्त कर रहे होते हैं। आपसे उम्मीद है, रिक्वेस्ट है कि आप एक डीएनए एनालिसिस करिएगा कि एसएससी का एग्जामिनेशन इतने सालों से क्यों टल रहा है। आपसे उम्मीद है, आपसे रिक्वेस्ट है कि पिछले 2-4 सालों में लगातार नीट का एग्जामिनेशन, जिसका मैं टीचर भी हूँ, फैकल्टी भी हूँ, स्टूडेंट्स के टच में रहता हूँ, पेरेंट्स के टच में रहता हूँ, तो आप एक डीएनए एनालिसिस इसके ऊपर भी करिएगा कि हर साल नीट का एग्जामिनेशन पहले टलता है, फिर होता है, फिर याचिकाएं लगती है, लोग हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? थोड़ा सरकारी व्यवस्थाओं पे बात करिए। और सरकार की विफलताओं के मानक हैं ये कोचिंग इंस्टीट्यूट, ये मैं भी कहता हूं। आप लोग फेल होते हैं सर, तब हम लोगों की ज़रूरत पड़ती है, वरना मुझे क्या ज़रूरत थी साहब यहाँ आकर पढ़ाने की? जब हिंदुस्तान में पॉपुलेशन बढ़ेगी, जब हिंदुस्तान में पॉपुलेशन ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ेगी, ज़रूरत से ज़्यादा लोग एक ही तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तरफ आकर्षित होंगे या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तरफ आकर्षित होंगे, तो हम जैसे लोगों को सामने आना ही पड़ेगा। और मैं आपको एक और बात बता दूं, 1-1.5 घंटे की क्लास लगातार बगैर किसी स्क्रिप्ट के, बगैर किसी ऊपर से मैसेज आए जब लेनी होती है ना सर, बगैर पानी पिए आप जब एक सिंगल स्क्रीन के सामने और एक सिंगल कैमरे के सामने कलम लेके एक मास्टर खड़ा हो जाता है, तो उसको अगर आप धंधा कहते हैं तो मुझे लगता है कि किसी सही शिक्षक ने आपको पढ़ाया नहीं है। जय हिंद।